सर का फोन आने के 2 मिनट में हम स्टार्ट होंगे। सर का फोन आया अभी कितना मिनट है? 2 मिनट हुआ। 2 मिनट में हम सब ऑन करके क्लास स्टार्ट हो गया। लिखिए दिए वो पहले से लिखे हुए थे। अच्छा वो हम अभी कहीं नहीं गए। मेरा जानते हम क्लास शुरू थे। अब तो क्लास मेरा 5 बजे से। संतोष जी हाँ सॉरी चलिए ठीक। हेलो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सर आज देखिए स्टार्ट नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था, वो हम थोड़ा सा लिख रहे थे, ठीक है ना। ठीक है, तो हम सोचे वो कनेक्ट नहीं हुआ था फिलहाल, तो हम तब तक लिख रहे थे, स्टार्ट नहीं हुआ कुछ हुआ, ठीक है ना। तुम लोग का यही है, पिछला क्लास हम लोग डील किए थे, क्या किए थे हम लोग पिछला क्लास? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए देखे थे, जो कि इंडोन्यूक्लियस था, लाइगेज था, ठीक है। हाँ, एक प्रोसेस पढ़े थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो अब जो है हम लोग का एक मेन है वेक्टर। वेक्टर का काम क्या है पहले ही पता है। वेक्टर का काम क्या होता है कि फॉरेन डीएनए के साथ अटैच होके उसको हम लोग होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि वहां से फिर रेप्लिकेशन वाला या क्लोनिंग वाला जो पार्ट वहां सर्विसेज के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो आज हम समझाने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट में क्लोनिंग वेक्टर क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, एक डीएनए का सेगमेंट है जो कि फॉरेन डीएनए, मतलब एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जिसमें हम फॉरेन डीएनए को लाके और उसको रेप्लिकेट करा के, किसमें रेप्लिकेट कराएंगे? किसमें? होस्ट सेल में। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डीएनए। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ये बैक्टीरिया का ही है, हम लोग सबसे ज्यादा पीबीआर भी पढ़ते हैं, ऐसा है बहुत। पीबीआर 322 एक वेक्टर के बारे में दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारा है, लाम्बा है, कॉस्मीड्स है, बैक्टीरियोफाज है, बैक है, वैक है। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बहुत सारा प्लाज्मी मतलब वेक्टर्स है जो कि फॉरेन डीएनए को लेके उसको रेप्लिकेट करके दूसरे होस्ट सेल में चला जा उसको भेज देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा पीवीआर मतलब मेनली क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर हम लोग क्यों लिए? क्योंकि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल, देखो लिखे हैं, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वैसा, क्योंकि देखो हर एक क्लोनिंग वेक्टर का जो है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सबसे ज्यादा दिखा गया। क्योंकि जो क्लोनिंग के लिए जो जो चीज हमको चाहिए था, इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे कि हम लोग आखिर क्लोनिंग के लिए क्या क्या चाहिए है। जैसे क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए, ये तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर।
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम प्लाज्मिड या PBR 322 जो लिए हैं उसमें ऐसा क्या है जो उसको आर्टिफिशियल हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बोला गया। फर्स्ट आर्टिफिशियल, देखो सबसे पहले प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या है वो सेगमेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें 5 चीज है, देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, आई मीन बैक्टीरिया है तो उसमें है इस तरह का, लेकिन उसके अलावा इस तरह का एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये रेप्लिकेट खुद से कर सकता है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, यूजुअली ये सर्कुलर होता है और ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो हम लोग सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक इंजीनियरिंग में हम लोग उसका यूज करते हैं, ये प्लाज्मिड है। अब बार बार नाम आता है PBR 32, PBR 32, आखिर इसका नाम पड़ा कैसे, ठीक है। इसका नाम देखो कैसे पड़ा, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है P फॉर प्लाज्मिड, BNR ये बॉलिवर एंड रोजिनेज, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट मिलके इसको पहली बार इसको बनाया था, इसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर बता देते ईयर है 1970 के अप्रोक्स में, हाँ तो 1977 में इसको ये दोनों साइंटिस्ट मिलके खोजा था। अब यहाँ पे सवाल है कि 322 क्या है, व्हाट इज 322। तो पहले तुम लोग को बताए हैं कि क्लोनिंग वेक्टर या कुछ भी सीरीज वगैरह है, किसी के लिए रिकॉग्निशन साइट है या एंजाइम है, उसके लिए कुछ ना कुछ कारण है जो होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो 32 है मतलब 321 टाइप का पहले जो क्लोनिंग वेक्टर है वो हो चुका था, ठीक है। इसको 322वां बार सबसे पहला क्लोनिंग वेक्टर क्यों क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्लोन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई मीन क्लोनिंग क्या होता है कि मान लो किसी डीएनए है, कोई मान लो डीएनए है, ठीक है, इसमें हम कोई काट के इसमें कोई नया फॉरेन डीएनए डाल दिए, अब इसको होस्ट सेल में डाल दिए, होस्ट सेल में जैसे ही डालेंगे ना, तो जिस जिस इंटरेस्ट के आई मीन जिस कारण हम इसको लिए हैं, जिस कारण हम इसका एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं ना, उसी चीज को हम लोग जब होस्ट सेल में डालेंगे तो वो नंबर ऑफ कॉपीज बहुत सारा बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कॉपीज वगैरह बहुत ज्यादा वो बना देता है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म था सबसे फर्स्ट PBR 32 में देखा गया, ठीक है। P फॉर प्लाज्मिड, ये BR जो है वो दोनों साइंटिस्ट का नाम है, और ये 332 इसलिए क्योंकि ये 322वां बार में मिला था, 321 बार पहले इसका मतलब पहले इस तरह का और भी वो खोज चुका था। अब देखो जब PBR 322 देखा तो हम क्या बताए कि हर एक क्लोनिंग वेक्टर का कुछ ना कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक ऐसा सेगमेंट था, डीएनए का सेगमेंट था, एक ऐसा वेक्टर था जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और हम लोग उसी चीज पे काम कर ही रहे हैं बायोटेक में। आई मीन इस मेथड में डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं कि जैसे मान लो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक वेक्टर लिए फॉरेन डीएनए को काट के उसमें डाल दिए, तो अच्छा तुम काट के डायरेक्टली कैसे डाल सकते हो, कहाँ पे डालोगे, तो कहाँ पे डालेंगे, तो उसके लिए जो साइट है, क्योंकि रेप्लिकेशन वहां होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सपोज ऐसा नहीं कि मेरे पास इस तरह का है और ये भी साइट है, ये भी साइट है, ये भी साइट है, ये भी साइट, मेरे पास 5 साइट है, हम कहीं पे भी डाल देंगे, नहीं, कहीं पे हमको नहीं डालना है, हमको उसी जगह डालना है जहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर पाए, कॉपी बना पाए, कॉपी आएगा तभी हम ना उस पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें इट कंटेन ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब एक ऐसा साइट वो करता है एक ऐसा साइट वो कंटेन करता है जहां पे जैसे हम फॉरेन डीएनए में डालेंगे वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, ये चीज है। तो ये है ओरिजिन ऑफ वेक्टर। अब देखो बहुत सारा क्लोनिंग वेक्टर है, जैसे बाम H1 है, ठीक है, ये सब एक्चुअली में PBR 32 में एक और चीज कंटेन था, वो था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अब यहाँ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या है, इससे हम लोग को क्या फायदा है, हम लोग को फायदा है कि ट्रांसफॉर्मिंग एंड नॉन ट्रांसफॉर्मिंग सेगमेंट को पता करना।
अब ये नॉन ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसफॉर्मिंग क्यों चाहिए? सिंपल है, ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा, तब ना वो हमारे काम आने वाला है। अब कोई वैसा है जो कि काम ही नहीं है। तो पीवीआर जो है वो दो टाइप का, मेनली तो जैसे इसमें दो है, हम बता देते हैं, जैसे हमारे एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये दो एंटीबायोटिक जो है, ये दो एंटीबायोटिक का एक तरह का बोल सकते हैं रेसिस्टेंट जीन इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, हम पहले बताए थे रेसिस्टेंट जीन क्या होता है। सपोज दैट मान लो ये जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, अगर हम इसमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो क्या है, ट्रांसफॉर्म करेगा? ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ये किसी तरह का इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज दैट मान लो हम एम्पिसिलिन को भी, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी, सॉरी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों अगर हम एम्पिसिलिन पे डाल दिए तो एम्पिसिलिन तो ठीक है रेसिस्टेंट कर लेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के कारण क्या होगा, ये किल कर जाएगा। तो रेसिस्टेंट जीन होना चाहिए। तो पीवीआर में ये दोनों टाइप का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा क्योंकि ये सेलेक्टेबल मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको पता चले कौन सा सेगमेंट ट्रांसफॉर्म है और कौन सा सेगमेंट नॉन ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म अगर मान लिया जाए नॉन ट्रांसफॉर्मिंग वाला सेगमेंट वहां पे प्रेजेंट है तो उसको एलिमिनेट करने लोग को क्या आसानी आएगा, है ना, ये चीज होता है। तो इसीलिए इसमें एक रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है। दूसरा ये है कि हाँ दूसरा इसमें ये कि एंटीबायोटिक जीन होने के कारण ट्रांसफॉर्मिंग एंड नॉन ट्रांसफॉर्मिंग इस प्रोसेस को, ये जो जीन है इसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं। मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल के हम लोग एग्जैक्टली हम लोग इलिमिनेट कर पाएंगे किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट को या नॉन ट्रांसफॉर्मिंग इसको क्या कहते हैं सेगमेंट को। लेकिन इसमें ध्यान देना होगा, जैसे हम पीवीआर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन तुम जब प्लाज्मिड का जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ उसमें पीवीआर सिर्फ नहीं है और बहुत सारा है करना है। तो हम पहले बताए कि पीवीआर जो होता है सेगमेंट, पीवीआर जो वेक्टर होता है प्लाज्मिड वेक्टर, उसमें दो टाइप का एंटीबॉडी रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, वो है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। सिर्फ और सिर्फ पीवीआर के लिए। अगर कोई दूसरा दे देता है पीवीआर के अलावा बाम H1 वगैरह जो दे देता है वो सब अगर तो उसके लिए एंटीबायोटिक चेंज हो जाता है। और एंटीबायोटिक से ही हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वही कहेंगे कि फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो सबसे पहला फीचर क्या बताएं, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। दूसरा फीचर हम क्या बताएं कि इसमें सेलेक्टेबल मार्कर मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होना चाहिए। तो प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक में दो ही है, जो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन है। अगर एम्पिसिलिन कंटेनिंग कोई अगर हम उसमें डालेंगे तो वो रेसिस्ट कर जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालेंगे एम्पिसिलिन पे ना, वो मर जाएगा। ये चीज होता है। तो एक दो डिफरेंट टाइप का इसमें था, मतलब दोनों एंटीबायोटिक के लिए क्या था, दोनों एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट था। मान लीजिए हम जीन डाला और एंटीबायोटिक हम डालें तो उसमें जो एम्पिसिलिन वाला कैटेगरी और एम्पिसिलिन हम इसमें डालेंगे तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो हटा लेंगे, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वही हमारा सिलेक्टेबल मार्कर, वही उस चीज को हॉस्टल में डालने के बाद फिर वो और कॉपी नंबर वो पढ़ाना स्टार्ट करेगा। समझ में आया सिलेक्टेबल मार्कर? बोलो सिलेक्टेबल मार्कर समझ में आया या फिर से समझाएं? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। उदय सर आ गया सर समझ में। समझना। उदय यस सर आ गया उदय सर। आया ना। सर सेलेक्टेबल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें ट्रांसफॉर्मर और नॉन ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जिस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट जीन है वो उसी एंटीबायोटिक के हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है। और हाँ, पीबीआर 322 में तुमको ध्यान रखना है कि एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो दो एंटीबायोटिक है उसका रेसिस्टेंट जीन इसी प्लाज्मिड वेक्टर में पाया जाता है, जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के बेस पे एलिमिनेट भी करने में आसानी होगा। ठीक है, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमको मेनली यहीं तक बताना था। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, उसमें ये स्टार्ट होता है। बट पीबीआर 32 में मतलब बता दिए ये ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन कंटेन करता है। ठीक है, ये इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर ले लिया ना, चलो।
थोड़ा सा जो आई मीन जो एंटीबायोटिक के बारे में बताएं उसको भी हम नोट करा देते हैं ताकि साथ साथ में सब हो जाएगा। टेट्रासाइलिन होता है सॉरी। ये हो गया, इसको उसी के साथ नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यस सर ले लिया। हो गया ना, तो उसी के साथ है वही है
एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन वगैरह के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो दो फीचर हम बता चुके हैं, एक है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरा हो गया सिलेक्टेबल मार्कर। बट इसमें 2-4 लाइन है, उसको हम लिख देते हैं ताकि नोट कर, मतलब फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। पहला है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, इसको और आई बोलते हैं। This is a sequence from where replication start and any piece of देखो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन में हम क्या पता है, मतलब एक ऐसा साइट जैसे उसमें फॉरेन डीएनए का पीस जाएगा, वो लिंक करेगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, कहाँ करेगा, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट वो इनसाइड होस्ट सेल में करेगा, ठीक है। और जो न्यू सीक्वेंस बनेगा, वो न्यू सीक्वेंस जो लिंक्ड डीएनए है, ठीक है, उसके कॉपी नंबर को भी वो कंट्रोल करता है। ये दो बात ध्यान रखना कि सबसे पहला बात कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा, फॉरेन डीएनए लिंक भी करेगा और रेप्लिकेशन भी होगा। दूसरा, रेप्लिकेशन होने के बाद जो कॉपी नंबर बनता है उसका जो कंट्रोलिंग है वो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही करेगा, कितना हमको कॉपी नंबर को बनाना है, ये चीज है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर में हम क्या बताएं, ये एक ऐसा पार्ट है, आई मीन एक ऐसा मतलब सेगमेंट है या फिर बोल सकते हो जीन है, जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कंटेन करता है, जिसके कारण हमको हेल्प मिलता है किस चीज में, कि कौन सा सेगमेंट ट्रांसफॉर्म हुआ है, कौन सा सेगमेंट नॉन ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसके कारण हम उसको इलिमिनेट कर पाए। जो ट्रांसफॉर्म होगा वो रहेगा, जो नहीं होगा उसको वहां से हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसफॉर्मिंग तो होना चाहिए ना। तो वो सारा चीज जो ट्रांसफॉर्मिंग नॉन ट्रांसफॉर्मिंग का जो भी मतलब मैकेनिज्म है, वो सारा सेलेक्टेबल मार्कर के हेल्प से होता है, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मतलब एक ऐसा जीन जो किसी भी एंटीबायोटिक
से रेसिस्ट कर सकता है किसी भी, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर है, जो कुछ एग्जांपल है वो लिखाना इसमें जरूरी है, इसलिए हम ये पॉइंट लिखा रहे हैं क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में कौन कौन सा है। हम लोग तो ऐसे नॉर्मल जानते हैं कि पीबीआर में 2 है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, उसके अलावा कुछ 2-3 और है जो कि सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब एज ए रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक वो काम करता है, ठीक है, वो इसलिए हम उसको लिख दे रहे हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर लिखो, आई मीन देखना इसमें, the vector also required a selectable marker नहीं है वो अभी तक, बता फोन करो उसको, देखो क्या वो लगा तो ठीक। हम्म 'to identify and eliminate, to identify and eliminate non-transformant non-transformant and selectively permeable permeates the core of उधर बोर्ड नहीं दिख रहा सर। हाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा सर, सब दिख जाएगा। हाँ ठीक है। बस बस देखो इसमें वही चीज है जो हम बताएं
कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है कि ये एक ऐसा मतलब पार्ट है, ये जीन है जो आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है किसको, नॉन ट्रांसफॉर्म एंड सिलेक्टिवली परमिट, ठीक है, ताकि उस सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्म को एलिमिनेट करता है और ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो करने में ये परमिट करता है। सबसे पहला, अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जिन में कौन कौन सा एंटीबायोटिक हो सकता है, तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए इंट्रोड्यूस होता है किसमें, बैक्टीरिया में, और वो पहचानता है कि कौन सा जीन जो है, कौन सा सेगमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ये हम बता चुके हैं। अब देखो इसी में जो एग्जाम्पल है, देखो टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन जो है ये हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो प्लाज्मिड बैक्टीरिया भी क्या, तो बैक्टीरिया के लिए तो कौन सा बैक्टीरिया, तो स्टेरिया कोलाई, तो स्टेरिया कोलाई के लिए 4 एंटीबायोटिक है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंटेन करता है। देखो टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, कार्नामाइसिन एंड क्लोरोएम्फेनिकोल ETC आर यूजफुल फॉर ई कोलाई। इसको ध्यान रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया को एकदम दिमाग में बैठा लो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घुमाएगा वो मेडिकल में। बाकी बात तो अगर फीचर्स लिखना है तो फीचर्स में तो ये तुम्हारा 4-5 चीज आएगा, इसके बाद भी हम लोग को पढ़ना है जैसे रिकॉग्निशन साइट क्या होता है, तो ये चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर हो हेलो, हाँ सर।
एक्स कनेक्शन। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है अब? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिकॉग्निशन साइट। देखो ये पॉइंट ही इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। रिकॉग्निशन साइट कहने का मतलब है कि एक ऐसा साइट होना चाहिए जहां पे फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस या फिर हम बोलते हैं इंसर्ट आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रेप्लिकेशन का साइट कहाँ है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरा पॉइंट है रिकॉग्निशन साइट, जिसको हम क्लोनिंग साइट बोलते हैं। मतलब कि हम लोग रेप्लिकेशन का ढूंढ लिए सेगमेंट, उसमें हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर भी यूज कर लिए। अब हम लोग उस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे वो साइट ढूंढना है जहां पे एंजाइम कट भी कर सके, और कट करने के बाद वहां पे जब हम डीएनए को डाले तो वो रेप्लिकेट भी कर पाए। मतलब ये क्लोनिंग साइट है, एग्जैक्टली यही साइट है जहां पे क्लोनिंग है, क्लोनिंग होना है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा यही चीज है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो कि रिकॉग्निशन साइट होता है, जो कि मतलब एक तरह का परमिट, एक तरह का बोल सकते हो परमिशन प्रोवाइड करता है कि फॉरेन डीएनए जो है जब इंसर्टेड करे, इंसर्टेड करने के बाद वो क्या हो, वो जनरेट हो ऑफ द ट्रांसफॉर्मेट। मतलब जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब एक ही चीज है कि जैसे ही हम डालेंगे तो ट्रांसफॉर्म मतलब वही रिकॉम्बिनेंट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सॉरी, रिकॉम्बिनेंट होना स्टार्ट हो जाए, वो क्लोनिंग बहुत सारा कॉपी बनना स्टार्ट हो जाए। तो जिस साइट पे ये ऐसा होगा, ठीक है, उस साइट को रिकॉग्निशन। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग एंजाइम यूज कर रहे हैं तो वो किस साइट पे कट कर रहा है, ठीक है। मान लिया जाए मेरे पास एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया, एक साइट मिल गया,
वहां पे फिर हम लोग एंजाइम को यूज करेंगे ताकि उसको कट कर सके, और जब फॉरेन डीएनए डालेंगे वो फॉरेन डीएनए वहां जाके स्टिक लाइगेज एंजाइम वगैरह का हेल्प से वो जाएगा, और रेप्लिकेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेंट का जो मैकेनिज्म है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रिकॉग्निशन साइट जाएगा, रिकॉग्निशन साइट के पास डीएनए जाएगा, तो पहला क्या होगा कि क्लोनिंग होना। अब क्लोनिंग में भी फिर हम लोग को देखना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म है। जो नॉन ट्रांसफॉर्म है उसको एलिमिनेट करेगा कौन, सिलेक्टेबल मार्कर, और जो ट्रांसफॉर्म है वो हम लोग यूज करेंगे मतलब कॉपी नंबर। मतलब रिकॉग्निशन साइट डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा साइट है जहां पे नंबर ऑफ कॉपी जो है, या फिर बोल सकते हैं एक तरह का क्लोनिंग जो है वो सेगमेंट का होना स्टार्ट हो जाएगा इन द सेल। क्योंकि फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए दोनों को हम मिला के कहां डाल रहे हैं, होस्ट सेल में। जब तक होस्ट सेल में जाएगा तब तक क्लोनिंग स्टार्ट होगा। तो ये रहा रिकॉग्निशन साइट। मतलब रिकॉग्निशन साइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली, क्लोनिंग साइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी का कैसे कैसे यूज होता है वो हम अब लिखने जा रहे हैं। इसको समझ गए, इसको ये पॉइंट समझे ना, क्या होता है रिकॉग्निशन साइट। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक, ठीक है। तो अब हम आगे सॉरी 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 सॉरी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होगा। मतलब कहने का कि वहां रिकॉम्बिनेशन कॉपी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, presence of unique restriction site show allow the particular enzyme to cut the vector only once। दूसरा the joining of foreign carried out at a restriction site located in the vector during one of the two antibiotic resistant, for example a foreign DNA to be inserted can be linked at the
बाम H1 था, एम्पिसिलिन के लिए इसको याद रख, सॉरी, साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन in the vector PBR322. The recombinant plasmid loss tetracycline resistant gene due to insertion of foreign DNA, but can still be recombinant देखो इसमें ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। इसमें जो है आई मीन रेजिस्टेंट एंजाइम में पहले बताए ही थे कि इसमें जो पीबीआर में जो होता है वो दो रेजिस्टेंट एंजाइम है। तो इसमें देखो फॉरेन डीएनए को जब बाम H1 साइट पे और किसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिनके बाम H1 साइट पे जब इस मतलब इसको हम लोग जब मतलब ये पीवीआर मान लो, ये पीवीआर 32 प्लाज्मिड है, इस पे हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिन के पास अगर हम बाम H1 को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन डीएनए के केस में, फॉरेन डीएनए के साथ में, ठीक है, तो वो वहां पे कभी भी रिकॉम्बिनेंट नहीं करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाम H1 जो होता है वो मेनली किसके लिए है, वो एम्पिसिलिन के लिए। वही चीज वहां पे लिखा हुआ है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मी लॉस टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फॉर नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब वो ट्रांसफॉर्म तो नहीं करेगा लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म है उसको वो सेलेक्ट करेगा, और वो मतलब जो नॉन ट्रांसफॉर्म है वो टेट्रासाइक्लिन सेलेक्ट करेगा, और जो ट्रांसफॉर्म है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में वो ग्रोथ कर जाएगा। मतलब सपोज दैट मान लो कि दो हम लोग मतलब एक प्लाज्मिड वेक्टर लेते हैं जिसमें एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों है, लेकिन हम लोग बाम H1 टेट्रासाइक्लिन पे अगर बाम H1 डालेंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जीन रेजिस्टेंट नहीं है, वो उसको किल कर देगा, बस सीधा उसको ट्रांसफॉर्म ही नहीं करने देगा, वो वहां से एलिमिनेट करेगा। लेकिन जब हम इसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डालेंगे तो वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। वही चीज है, इसमें और लिखना है और बाकी है, इसको क्या करो, नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, आज खत्म ही कर देते हैं। ले लो सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसमें 2-3 पॉइंट है, बस उसको लिखा के समझा देते हैं, खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन है तो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है,
लेकिन यही साइट मतलब बाम H1 को हम डालेंगे एम्पिसिलिन के लिए, वो तुरंत वहां पे क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वही दिखाएगा। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन ampicillin containing medium are then transformed on medium containing tetracycline.
कौन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली सर। ठीक है, yes sir. हाँ। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है क्लोनिंग रिएक्शन। ठीक है, देखो सॉरी कलरिंग रिएक्शन। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कलरिंग रिएक्शन का, तो कलरिंग रिएक्शन क्यों? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट है, जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना, वो तो मीडियम में है, अब वहां से कलर करके उसको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कलरिंग रिएक्शन करने के लिए हम लोग जो इनएक्टिवेटेड जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो क्योंकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और वो हेल्प करेगा क्या, रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में। लेकिन अब यहाँ पे सिलेक्शन तो ठीक है, लेकिन कैसे? तो सिलेक्शन हमको करना है कलरिंग रिएक्शन से, कलरिंग प्रोसेस से। तो जब दो मीडियम में ऐसा हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि हम लोग एक एक करके उसको रिकॉम्बिनेंट वाले पार्ट को निकालें। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डायरेक्टली कुछ ऐसा केमिकल ऐड करते हैं, आई मीन एक इनएक्टिवेटेड पार्ट पे इंसर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो एंजाइम जो है वो एक तरह का डाई, एक तरह का स्टेन है जो कि उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो कलरिंग रिएक्शन में बस एक एक चीज एग्जांपल वो याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, आई मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सीक्वेंस पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंस क्या है, वो इनएक्टिवेटेड है, और इनएक्टिवेटेड में कोई एंजाइम अगर इंसर्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस। देखो क्या बता रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमको इनएक्टिवेटेड एंजाइम वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो इनएक्टिवेटेड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कलरिंग प्रोसेस करेंगे। अब मेरे पास इनएक्टिवेटेड वाला जो एंजाइम है, सॉरी सेगमेंट है, इंसर्शनल सॉरी इनएक्टिवेटेड वाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला जो पार्ट है वो इनएक्टिवेटेड है ना, और इनएक्टिवेटेड कारण के ही कारण वो रिकॉम्बिनेंट वगैरह उसमें हो जा रहा है, क्योंकि अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो मार देगा ना, तो नहीं जो मार रहा है, जो रेजिस्टेंट कर रहा है वो इनएक्टिवेट है। अब उस इनएक्टिवेटेड पार्ट में, क्योंकि जो इनएक्टिवेटेड होगा वही रिकॉम्बिनेंट होगा, अब वो जो इनएक्टिवेट पार्ट है उसमें हम एक एंजाइम डालते हैं, नाम याद रखना बीटा अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, सॉरी अल्फा एक सेकंड, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। वो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जैसे ही डालेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब इनएक्टिवेट पार्ट पे हम लोग को एंजाइम को इंसर्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, प्रोसेस का नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब जिसके कारण जो है वो कलर जैसे ही उसको हम डालेंगे वो कलर कैसा दिखेगा, ब्लू करेगा, और वो जो रिकॉम्बिनेंट है फिर हम लोग उसको वहां से निकाल के फिर फर्दर जो है जो भी मतलब हमको मिला, अब वो हम लोग उसको मतलब निकालने के बाद क्योंकि निकालने के बाद फिर हम लोग को मतलब उसका प्रोडक्ट वगैरह बनाना है, वो उसको निकाल के फिर उसका प्रोडक्ट बना के फिर फर्दर हम लोग आगे उसका जो भी जैसे इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन है या फिर वैक्सीनेशन वगैरह है, इसी तरह से बना के उसको तैयार करके फिर हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। उसके बाद एक है जो वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट एंड एनिमल में जो जीन होता है उसके लिए कौन सा वेक्टर वगैरह जरूरी है, उसके लिए कुछ एग्जांपल जो टी.आई. प्लाज्मिड है, टी.डीएनए है, ट्यूमर डीएनए वगैरह, कार्सिनोसेंस वगैरह, मतलब कैंसर के मतलब उस पे एग्जांपल पे आंसर दिया, तो उसके बस एग्जांपल याद रखना। ठीक है, तो कलर रिएक्शन समझ गए? बोलो, कलर रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इनएक्टिवेटेड है क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ है
बट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं क्या, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन वो जो इनएक्टिवेटेड है उसमें हम लोग जैसे ही इंजाइम डालेंगे तो वो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। और इसी के कारण जो प्रोसेस होता है या फिर जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बस यही चीज है, ठीक है। कलर रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, रिएक्शन थोड़ा सा है। कलर रिएक्शन,
ये इसको नोट कर लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। हो गया ना? ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, तो जो है ये तुम्हारा कलर रिएक्शन हो गया। अब एक जो है हम लोग एनिमल एंड प्लांट के लिए जो वेक्टर है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, जो कि टीडीएनए आई मीन ट्यूमर सेल के लिए ये होता है, ठीक है। जो कि एक बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया के कारण आई मीन सॉरी उस बैक्टीरिया से इसको लिया गया है, वेक्टर उस वेक्टर को लिया गया है, ठीक है। देखो वो जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, ठीक है, जो कि डिजीज कॉजिंग है, जो कि ट्रांसफर मतलब डीएनए को जो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो डीएनए को आई मीन वो बैक्टीरिया उसको फॉरेन डीएनए को डाल के उसमें डाल देते हैं। ये कैंसर के लिए जो यूज होता है, ठीक है ना, नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल के जो यूज होता है उसके लिए हम लोग बस वही एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस, ठीक है, बस, जो कि ब्लड कैंसर के लिए वो यूज होता है। तो बस एक एग्जाम्पल है, इसको तुम लोग लिख लेना या नहीं तो फिर हम लिखवा देंगे, ठीक है। ये जो है तुम्हारा फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर वो खत्म हो गया। अब कंपिटेंट होस्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब कंपिटेंट होस्ट कहने का मतलब कि एक ऐसा होस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी करता होगा, उसको हम लोग कंपिटेंट होस्ट बोलते हैं। अब जब ये क्लोनिंग हो जाएगा, ठीक है, ये जब क्लोनिंग हो जाएगा, क्लोनिंग होने के बाद हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो कंपिटेंट होस्ट के ही थ्रू करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ फॉरेन डीएनए, अच्छा जैसे मान लिया जाए कि हम जो भी बात कर रहे हैं ध्यान सुनना, जैसे मान लो कोई डीएनए है, उस पे हम लोग जीन को इंट्रोड्यूस कराना, फॉरेन डीएनए को डालना, तो आखिर डालेंगे कैसे? तो उसके लिए दो चीज है, एक है तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन और एक होता है डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन, और एक है जीन गन और बायोलिस्टिक, ठीक है। देखो बायोलिस्टिक एंड जीन गन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी के तरह फ्रीक्वेंसी के साथ डीएनए को हम लोग बॉम्बार्ड कराते हैं, किसमें? वेक्टर पे। फॉरेन डीएनए को किस पे डालना है? वेक्टर पे, वेक्टर डीएनए पे। तो वेक्टर डीएनए पे हम लोग एक बॉम्बार्डिंग करते हैं जिसको हम लोग जीन गन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि जाके वो वहां जाके वो इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो इसी के मेथड को हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है कि तो दो चीज इसमें ध्यान रखना, एक रखना है तुम्हारा कि माइक्रो इंजेक्शन, मतलब नॉर्मली हम लिए किसी से इंजेक्शन लिया किसी में डाल दिए, और एक वो मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है? जीन गन, जो बायोलिस्टिक बोलते हैं। उसमें क्या हुआ, डीएनए का सेगमेंट को एक फोर्सफुली, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग किस पे, होस्ट तुम्हारा ये वेक्टर डीएनए पे हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो मेथड है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, मतलब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक सबसे पहले डीएनए को हम लोग को निकालना है, तो बहुत सारा सेल है, जैसे फंगी का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्लांट का कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास। तो ये थोड़ा सा चीज है, तो हम इसको लिख के खत्म करेंगे, फिर आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो प्रोसेस है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी तक